कहानी शुरू होती है जब हमारा मुख्य पात्र एलन सोचता है कि 10 साल में फेडरेशन किंगडम ऑफ द ई 5 बड़े पापों के हाथों गिर जाएगा और इसको रोकने के लिए मैं वो पैटर्न बन गया हूँ। और ये कहता था कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी। एलन के लिए जो अचानक और बिना किसी शानो शौकत के एक मुश्किल 78 घंटे की वेज स्लेव की लाइफ से निकलकर एक शानदार नोबल की लाइफ में ट्रांसफ़र हो गया था, पूरा एक्सपीरियंस बहुत कंफ्यूजिंग और साफ साफ बहुत फनी मिक्स बैग था। उसका दूसरा हिस्सा तो तभी कंफर्म हो गया जब उसको लैंग्वेज समझ नहीं आई। इस रियलाइजेशन से उसने सोचा कि एक एक्सपीरियंस्ड माना प्रोटैगनिस्ट की बुद्धि के साथ, जिसको ज़्यादा पता होना चाहिए था कि उसके हाथ में जो बुक है उसमें असल में क्या है, और यूनिवर्स ने उसको लोकल डायलेक्ट की ऑटोमेटिक नॉलेज क्यों नहीं दी। ये इंटरनल सवाल उसके बटलर के लिए हंसी का सोर्स था, जो चुपके से सोच रहा था कि यंग मास्टर अपनी इग्नोरेंस में किताब उल्टा पकड़े हुए हैं। उसकी इनिशियल असेसमेंट में उसकी न्यू सिचुएशन, इलिटरेसी और स्पेशल पावर्स की कमी थी, जो एक फैंटेसी आई स्काई प्रोटैगनिस्ट के लिए बिल्कुल यूनिक कॉम्बिनेशन थी। मगर ये डिप्रेसिंग सोच जल्दी ही खत्म हो गई जब एक बड़ा सा खाने का स्प्रेड अचानक से ड्रामेटिकली सामने आया, जिसको सर्वेंट ने यंग मास्टर का मील बताया। ये देखकर एलन ने सिंपली और अच्छे से सोचा कि यह अच्छा था। एक सेंटीमेंट जो बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट था उस शुद्ध और सच्चे खुशी का कि फाइनली उसको पूरा पेट भर खाना मिला। उसके बाद एक गर्ल सर्वेंट आई जिसने पूछा कि क्या वो फिनिश कर रहे चुका है, और प्री बेड बाथ में हेल्प करने को ऑफर किया। इससे उसकी न्यू लाइफ का नेक्स्ट सरियल स्टेज शुरू हुआ। एक शानदार बाथ टब जिसमें उसको साइमल्टेनियसली 2 गर्ल सर्वेंट्स मसाज और स्क्रब कर रहे थे। ये नज़ारा इतना ओवरवेलमिंग था कि वो पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया। उसका एक ही थॉट था कि ये एकिस्ट करता है कि एक बेकार, यूलेस और पूरी तरह से पैम्पर्ड यंग मास्टर की ज़िंदगी जीना ही असल ज़िंदगी है। भले ही उसको अपने जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। एक और थोड़ी अजीब डिटेल दूसरे सर्वेंट ने दिया, जिसने मेंशन किया कि बाकी यंग मास्टर्स कल वापस आएंगे और जल्दी सोने का सजेशन दिया। इस स्टेटमेंट से एलन ने रियल कंफ्यूजन में पूछा कि क्या उसकी फैमिली है, जिसका जवाब सर्वेंट ने गहरे डिसबिलीफ के एक्सप्रेशन के साथ दिया कि वापस आने वाले मास्टर्स लियो और एंटोनियो हैं, और थोड़े रेपमांड वाले टोन में पूछा कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे वो अपनी फैमिली को नहीं जानता। इस सवाल से एलन को ओमिनस फैमिलियरिटी महसूस हुई, जिससे उसने गुस्से में अपना सर पकड़ लिया। दोनों सर्वेंट्स घबरा गए और चिल्लाए यंग मास्टर। मगर एलन ने सोचा कि अपने ट्रांस माइग्रेशन के कॉस्मिक जोक पर थोड़ी देर पानी में डूब जाना ही इकलौता सेंसिबल रिएक्शन है, और उसने अपना चेहरा पानी में डुबो दिया, सोचते हुए कि वेट, क्या मैं साइकेडेलिया में हूँ। यह नाम सुनते ही उसको उस टर्न बेस्ड आरपीजी की याद आई जो वो स्पेयर टाइम में खेला करता था, जिसका क्रिटिकल किंगडम एंडिंग पॉइंट 5 बड़े पापों रात, ग्रीड, स्लॉथ, प्राइड और ऑब्सेशन का इनएविटेबल अपीयरेंस था। उनके आते ही किंगडम, नोबिलिटी और पूरी दुनिया का डिक्लाइन शुरू हो जाता था। उसका करंट लग्जरियस घर प्लाडियो हाउस उसने डर के साथ याद किया। गेम शुरू होने से पहले सब क्वेस्ट में आने वाली पहली मेजर नोबल फैमिली थी, एक स्पेक्टकुलर ट्रबल मेकर्स की फैमिली, जिसका सबसे बड़ा बेटा लियो नोटोरियस किंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट था और दूसरा बेटा एंटोनियो इनफेमस किंग ऑफ ड्रग था। एक ड्रामेटिक रियलाइजेशन में एलन अब गीला और बहुत निराश घुटने टेक कर चिल्ला उठा, आर यू किडिंग मी राइट नाउ। ये मूव उसकी सिचुएशन की अनफेयरनेस को सिग्नल करता था, क्योंकि प्लाडियो फैमिली उसकी याद में 5 बड़े पापों से पूरी तरह बर्बाद होने वाली पहली कैजुअलिटी थी। और भले ही उस सब क्वेस्ट ने गेम में ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए थे, रियलिटी ये थी कि वो अब उस घर के एक्स्ट्रा विलन तीसरे बेटे एलन पलाडियो की बॉडी में था। वो उसके बाद बाथटब में लेट गया, पूरी तरह भीगा हुआ, और एक डेस्परेट मोमेंट के लिए सोचा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वापस 78 घंटे वाला वेस्ट स्लेव बना दो, क्योंकि उसने रीज़न दिया कि उसके लग्जरी लाइफ जीने का फैक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है जब उसको पता है कि वो 10 साल में मर जाएगा। एक फेट
जिसको उसने लाउडली लमेंट किया कि वो 6 महीने की अनपेड वेजेस से भी ज़्यादा ख़राब है। उसका अगले आंसुओं भरा रोना कि उसको बिना पावर के एक फैंटेसी कैरेक्टर पोसेस किया गया है, जबकि दूसरे लोगों को सब कुछ मिलता है। ये प्रेडिक्टेबल सेल्फ पिटी में एक मोमेंट्री रीलैप्स था, मगर अचानक से एक ब्रिलियंट थॉट आई जिससे वो अपने बेड पर खड़ा हो गया। एक गीला नया प्रॉफिट। उसने सोचा, राइट, आई मीन 10 साल में क्या होता है ये प्रॉफिट होने जैसा है। इस रियलाइजेशन से तुरंत एक प्रैग्मेटिक कंक्लूजन निकला, क्यों ना इस दुनिया के इमिनेंट डाउनफॉल के कॉजेस को ही हटा दूं। इस सोच के साथ नोबल वेज स्लेव एलन पलाडियो ने डिसाइड किया कि वो 5 बड़े पापों को रिफॉर्म करेगा, सिर्फ अपने पीसफुल प्रिविलेज नोबल लाइफ को सिक्योर करने के सेल्फ सर्विंग पर्पस के लिए। एक टास्क जिसको उसने सोचा कि पूरी तरह से मैनेजेबल होना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी बच्चे थे और उनके पास 0 पावर थी। 2 महीने बाद एलन का नाइट एवन रिपोर्ट देने आया कि उन्होंने ईस्ट ऑर्फेनिया ह्यूमन टेस्टिंग सेंटर से ऑर्फिस को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। ऑर्फिनेज का मैनेजमेंट यूशा नाम की लड़की को सौंप दिया है। इस फीट पर एलन ने गहरे कॉन्फिडेंस के एयर के साथ डिक्लेयर किया कि उसकी आंखें प्रिसाइज हैं और इवन सच में स्किल्ड है, इवन जो एक लिटरल मर्सनरी था। एलन के फेशियल एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाया और अनसर्टेनिटी में पूछा कि क्या यह सच में कॉम्प्लीमेंट था, जिसका जवाब एलन ने दिया, हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि वो एक फोर्स स्माइल बनाता और कहता कि वो आगे भी उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। एवन अपनी सीधी बात वाले सोल के साथ बोला कि उसको नहीं लगता कि वो इसकी आदत जल्दी डाल पाएगा। इस स्टेटमेंट से एलन को अंदर से लगा कि उसके इस बॉडी का पोजेशन शायद चेहरे तक आकर रुक गया है, जिससे उसके एक्सप्रेशंस परमानेंटली स्टिफ और अननेचुरल हो गए हैं। भले ही इवन वो जानता था एक टाइम पर अपने इमोशन से रिडिकुलसली ऑब्वियस था, इवन अब ठीक होकर यंग मास्टर को तारीफ के लिए थैंक यू बोला। ये तारीफ एलन जानता था कि डर्व की गई थी, क्योंकि एवन साइकोडेलिया में एक रेयर कैरेक्टर था जो धोखेबाजी के समंदर में अपनी अनवेवरिंग होनेस्टी और लॉयल्टी के लिए जाना जाता था, और एलन ने उसको डिस्कवर करते ही तुरंत उठा लिया था। एवन ने फिर एलन का ऑब्जेक्टिव कंफर्म किया, कहते हुए कि पूरा मिशन यूशा नाम की लड़की को बचाना था, जिसको एलन ने कंफर्म किया। हाँ, एवन अपने लंबे मर्सनरी एक्सपीरियंस से बोलते हुए एडमिट किया कि यूशा कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं थी। उसको याद करते हुए कि जब उसने उसको पहली बार एक सेल में बंद देखा था तो उसके अंदर से इंटेंस डीप रेड ओरा निकल रही थी, एक ओरा जो किसी को भी डरा सकती थी, और जिससे उसने सोचा कि वो वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल गई। एवन अब भी बहुत चिंतित पूछा कि एलन ने उसको पलाडियो हाउस क्यों नहीं लाया, आर्ग्यू करते हुए कि उसको ऑफनेज में रखने का कोई बेनिफिट नहीं था। ये सवाल एलन को मंजूर था, मगर उसने चुपके से सोचा कि उसको वहाँ छोड़ना इंस्टेड ऑफ यूज़ करना असल में उसके बड़े प्लान का एक ज़रूरी हिस्सा था, जो यूसा लूडिया पर सेंटर्ड था। एक नॉन ह्यूमन जो अपनी पावर के लिए एक अदर वर्ल्डली बीइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी। एक इवेंट जिससे वह 5 बड़े पापों की रैथ बन जाती और हज़ारों लोगों की किलर बन जाती। मगर उसने ठीक से अस्यूम किया कि अगर उसको शांति से बड़ा होने दिया जाए तो 5 ये फेट टला जा सकता है। एलन ने एक बहाना बनाने का सोचा, एलन को अनाउंस करते हुए कि अभी वक्त नहीं आया है। एक फ्रिज जो उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, जिससे एलन शॉक्ड हो गया और रिपीट किया, अभी वक्त नहीं आया है। थोड़ी देर सोचने के बाद एलन ने एलन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो ये श्योर करे कि कोई भी इस ऑपरेशन के बारे में बात ना करे और ऑर्फिनेज को काफ़ी फंड से स्पॉन्सर करे, जिसको एलन ने अग्री किया। हाँ, एलन ने फिर एलन को एक लेटर पकड़ाया, कहते हुए कि वो उसको यूशा को दे दे, और जब एवन ने पूछा कि क्या लेटर ज़रूरी था, एलन ने कहा कि वो बस ये देखने के लिए था कि वो कैसी है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने सोचा कि उसको थोड़ी रीअश्योरेंस देनी चाहिए क्योंकि वह इतने सब से गुजर चुकी है। एवन रीअश्योरेंस का लेटर एक्सेप्ट करते हुए प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर कर देगा और अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया, एलेन को सोचने के लिए छोड़ते हुए कि भले ही उसको नहीं पता था कि क्या लेटर सच में उसको रियर करेगा, मगर यह कोशिश वर्थ थी। एलेन ने फिर लेटर का असल सीक्रेट पर्पस रिवील किया, जो 3 स्पेसिफिक फ्रेजेस को उसके दिमाग में दाखिल करना था। कोट्स जो उसने गेम के डेवलपमेंट के दौरान दर्जनों बार सुनी थी। मैंने आर्च बिशप से सुना,
है। यह एक स्पेल है जो तुम्हारी तरह के दूसरे नॉन ह्यूमन को शांति देगा। तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। दूसरा था सीन ऑफ रेथ कम द फेल्फ, और आखिरी और सबसे ज्यादा ड्रामेटिकली ओमिनस था एग्नी ऑफ डार्क इम्पैसिविटी ऑफ द ब्राइड बिलोंगिंग वी द फॉल। उसको गेम सिनेरियो याद आया जहां एक फुल्ली रियलाइज्ड रेथ बड़ी यूसा बहुत खून खराबा कर रही थी और डिक्लेयर करती थी बहुत देर हो चुकी है, याद करते हुए कि गेम में उसको शांत करने की सारी कोशिशें फेल हो गई थी, जिससे सिर्फ लड़ाई होती थी। मगर उसने सोचा कि शायद अभी देर नहीं हुई है। अंगड़ाई लेते हुए एलेन ने सोचा कि पहला लैंडमाइन संभालने के बाद उसको अगले टारगेट पर जाना चाहिए, एडमिट करते हुए कि सिर्फ किसी कोड के बेस पर एक मॉन्स्टर से दोस्ती करना रिडिकुलस लगता है। मगर उसने सोचा कि यह काम कर सकता है, यह देखते हुए कि वह लोग किसी अदर वर्ल्ड गॉड की पूजा करते थे। और उसने एक लंबी सांस के साथ कंक्लूजन निकाला कि उन लोगों के सोचने का तरीका समझना बहुत मुश्किल था, उनको पागलों की तरह मानते हुए। इसी बीच लेटर यूश तक पहुंचा, जिसको उसने पढ़ा जब एवन रात में उसके सामने खड़ा था, सोचते हुए कि जो माना वो उसके अंदर से निकलते हुए महसूस कर रहा था वो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल था। यह देखकर उसने पहले ही सोच लिया था कि वो कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं थी। यूशा अब भी लेटर पढ़ रही थी। उसने पूछा कि क्या मिस्टर एलेन ने सच में लेटर भेजा था, और फिर इमेंस अमाउंट ऑफ माना रिलीज करते हुए उसने कॉस्मिक विंड की फोर्स के साथ पूछा, उसने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा। एवन सच में सरप्राइजेस था, सोचते हुए कि माना को इस रूप में मैनिफेस्ट करना सिर्फ मास्टर यन पर ही पॉसिबल था। मगर फिर उसको एलेन का सीरियस एक्सप्रेशन और उसके शब्द अभी वक्त नहीं आया है याद आए, और इसीलिए उसने यूशा से रिपीट किया, हाँ टाइमिंग। उसने कहा कि अभी वक्त नहीं आया है। यूशा यह सुनते ही तुरंत शांत हो गई और लेटर को अपने सीने से चिपकाते हुए बोली, मैं समझ गई। और फिर यह एक प्रॉमिस है जो सिर्फ मास्टर ही जानते हैं, गहरे से कहते हुए कि वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था, जिसके बाद वो आखिर में मुस्कुराई। यह छोटा मगर डरावना जेस्चर उसने सीन ऑफ रैथ द डॉटर ऑफ मॉन्सर और खूनी क्वीन यूशा की सच्ची आइडेंटिटी को कंफर्म कर दिया। कहीं और एलेन अपने रीएश्योरेंस लेटर के अपोक्लिप्टिक इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल अनजान अपने फ्लोर पर चुपचाप लेटा था, यह डिक्लेयर करते हुए कि उसने सक्सेसफुली अपनी लग्जरियस लाइफ स्पैन को थोड़ा बढ़ा दिया है, यहां तक कि उसको लगा कि चमकता चांद भी उसको चीर कर रहा है, और उसने रिसॉल्व किया कि वह अगले बड़े गेट पर भी मेहनत करेगा। उसके बाद आखिर में वह सो गया, यह सोचकर कि वह दुनिया को बिना समझे माना टट्रोप से बचता था, जो बहुत फनी और सेल्फ कांग्रेचुलेटरी था।